लाइट आप ओपन हुई है, आप इसको देख भी सकते हैं। ये जी पिक्चर हमारी है। इसके अंदर अगर आप इस पिक्चर को देखें तो आपको शायद जो लाइब्रेरी की कलेक्शन है उसकी डिस्कार्डिंग है, रीडिंग है, राइट ऑफ है, हर एक चीज के बारे में आपको पता चल जाए। और ये इसके अंदर वही चीजें हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम अब इस पिक्चर को जरा गौर से देखें तो सबसे ऊपर जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है लाइब्रेरी कलेक्शन। लाइब्रेरी कलेक्शन इसके अंदर तमाम, मैंने अभी भी आपसे सवाल किया था कि लाइब्रेरी जो है पोजीशन उसके अंदर रहते हुए हम कौन सा मटेरियल खरीदते हैं, तो इसका सिंपल सा जवाब था कि हर वो चीज जिसका लाइब्रेरी में होना जरूरी है, या जिससे हम कोई ना कोई चीज हासिल करते हैं, इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, उसकी को लाइब्रेरी में एक्विजिशन किया जाता है, अक्वायर किया जाता है, उसको हम हासिल करते हैं। तो लाइब्रेरी जो कलेक्शन है इसका जो अमल है, सबसे पहले क्या है इसके जो कुछ प्रोसेस है। एक है जी प्रोसेस करना है जी, प्रोसेस क्या होती है, और एक्सेस जो होती है, ये बुनियादी जो है इसका मेन कलेक्शन डेवलपमेंट का हिस्सा होता है। अगर आप इसको देखें, हम पहले प्रोसेस की बात करें तो ये टेंजिबल है, नॉन टेंजिबल है, और जो टेंजिबल चीजें होती है वो हमेशा एक्सेसिबल होती है। याद रखिएगा कि जो चीज हमारे हम जो टेंजिबल है उसको हम एक्सेस पे लेते हैं, और जब जो चीज एक्सेसिबल होती है उसके अंदर फिर मजीद आगे हम उनको दो कैटेगरीज के अंदर तकसीम करते हैं। एक कन्वेंशनल है और दूसरी है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल के अंदर अगर देखिए आप तो बुक्स आ जाती है, जर्नल्स और न्यूज पेपर आते हैं। नॉन कन्वेंशनल के अंदर आप अगर देखें तो कार्टोग्राफिक मटेरियल रिपोर्ट्स आ जाती है, पेटेंट आते हैं, डिजर्शन आती हैं, थीसिस आते हैं, फोटोग्राफ्स आ गए जी, इलस्ट्रेशन, ड्राइंग और अदर जो ग्राफिक मटेरियल आता है वो इसके अंदर आता है। और इसी तरह इसकी जो दूसरी ब्रांच थी या दूसरा इसका पार्ट था वो था नॉन टेंजिबल का। नॉन टेंजिबल को अगर देखें तो उसके अंदर डिजिटल आपके सोर्सेज आ जाते हैं। डिजिटल के अंदर बहुत सारी चीजें जैसे कैसेट्स आ जाती हैं, सीडीज आ जाती हैं, मल्टीमीडिया आती हैं, फ्लॉपीज आती हैं, डीवीडी, ई बुक्स, ऑप्टिकल डिस्क है जी, इसके बाद हैंड हेल्ड ई बुक्स है जी, पेन डिवाइसेस है। इसके बाद और भी इसके अंदर मसला हम इसको हम कह सकते हैं कि यूएसबी भी इसी के अंदर आती है, मेमोरी कार्ड को भी आप इसी के अंदर ले सकते हैं क्योंकि वो डिजिटल सोर्सेज के अंदर आता है, या जो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है उसके अंदर आता है। इसके साथ और मौजूदा दौर के अंदर आप देखते हैं तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मर्ज वजूद में आ चुकी हैं। जहाँ पे ये मल्टीमीडिया की बात हुई तो इसके अंदर हम सोशल मीडिया को भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट को भी यूज़ कर सकते हैं, गूगल जो सर्च इंजन है उनके बारे में भी आप उसको ले सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अगर इसको देखें लाइब्रेरी कलेक्शन के हवाले से, इसके जो पहला मेन इसकी कलेक्शन को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया था, एक पॉसिस और दूसरा एक्सेस का। एक्सेस के अंदर अगर देखें आप इंस्टेंटली है, उसमें क्या आता है, वर्ल्ड वाइड वेब है जी, ईमेल है, ऑनलाइन जो डेटाबेसेस हैं, ऑनलाइन ई बुक्स हैं, वर्चुअल बुक्स हैं, ब्लॉग्स हैं और नेटवर्क्स हैं, और इसके साथ साथ उपैक्स हैं। ये सारे के सारे इंस्टेंटली के अंदर आते हैं और इसको हम कलेक्शन डेवलपमेंट या लाइब्रेरी कलेक्शन कहा जाता है। ये सारी चीज़ें किसी न किसी सूरत में लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होती। अच्छा जी, फॉर्मेट्स ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शन, लाइब्रेरी फॉर्मेट है वो क्या है, ये एक बेहतरीन चार्ट है। अगर आप इसके अंदर देखें तो आपको डिटेल के अंदर तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन वो मिलेंगी। सेंटर में आप देखें तो आपको ये कलेक्शन का लफ्ज नजर आ रहा है, ये कलेक्शन क्या होता है। इसको अगर हम देखें तो हमने इसको चार जो है मेन कैटेगरी के अंदर इसको हमने रखा है। पहली कैटेगरी क्या है, आप इसको देख सकते हैं कलेक्शन के अंदर, ये माइक्रो फॉर्म है, और इसके बाद इसकी जो तीसरी है इसकी टाइप है
वो है जी मिसलिनियस है, मिसलिनियस मटेरियल जो होता है वो उसके अंदर आ जाता है। और जो इसकी चौथी कलेक्शन की है या मटेरियल जो मटेरियल होता है उसकी जो चौथी टाइप है या अकसाम है वो है नॉन प्रिंटेड मीडिया की। तो ये 4 बुनियादी चीजें हैं जो आज इसके अंदर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये जो सवाल है इसके अंदर आपको इसका भी अंदाजा होगा कि ये लाइब्रेरी मटेरियल क्या होता है। लाइब्रेरी मटेरियल जो मैंने सवाल भी किया था कि लाइब्रेरी के अंदर जो मटेरियल होता है वो कौन कौन सा होता है, तो इसके अंदर आज तफसील के साथ एक एक चीज करके आपको मालूमात मिल जाएंगी। और इसके अंदर आप ये भी जान पाएंगे कि लाइब्रेरी के अंदर कितना टोटल मटेरियल होता है, वो तमाम का तमाम मटेरियल कौन कौन सा होता है, किस किस्म का होता है, वो आज इसके अंदर इस स्लाइड के अंदर आप देख पाएंगे। तो कलेक्शन में जी सबसे पहले हम किसको डिस्कस करते हैं, प्रिंटेड मीडिया को। प्रिंट मीडिया जी ऊपर आपके सामने ये नजर आ रहा है, ये प्रिंट मीडिया, कलेक्शन डेवलपमेंट और प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट मीडिया के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, जो प्रिंटेड मटेरियल है उसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, बुक्स के अंदर, सीरियल के अंदर, और जो है गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन जो पब्लिकेशन होती है इदारों की, उसके अंदर हम इसको तकसीम करते हैं। अच्छा जी, अगर हम सबसे पहले इसको अब देखें, जो प्रिंटेड मटेरियल इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये जी कलेक्शन डेवलपमेंट है। और सबसे पहले हम इसको प्रिंटेड मटेरियल को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले करते हैं बुक्स को, कि बुक्स कौन सी होती है। प्रिंटेड मटेरियल के अंदर टेक्स्ट बुक होती है जी, रेफरेंस बुक्स होती हैं, इसके अलावा सिंपल जर्नल बुक्स होती हैं, रेयर बुक्स होती हैं, थीसिस होते हैं, और भी बहुत सारी बुक्स की टाइप्स हैं, जिसके बारे में मेरा ख्याल है एक हमारी वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है वॉइस ऑफ लाइब्रेरीज के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो वहां पे तकरीबन 33 मैंने बुक्स की टाइप्स जो है वो शेयर की हुई हैं कि इतनी बुक्स की टाइप्स होती हैं, आप उसको भी वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। तो ये बुक्स की टाइप है जी, जिसको आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लेते हैं जी सीरियल को। ये देखें प्रिंटेड मटेरियल है, इसके ऊपर सीरियल आ गया। सीरियल में क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले तो सीरियल्स जैसे हमने कल बात भी की थी, लेकिन अब यहाँ पे मेरा ख्याल है कल हमने जर्नल्स और पेरियोडिकल के बारे में डिस्कस की थी कि जर्नल्स और पेरियोडिकल क्या 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 होते हैं। उसके साथ अगर लफ्ज सीरियल इस्तेमाल कर लिया जाए, तो सीरियल के बारे में हम डिस्कस करें तो जर्नल्स, सीरियल्स और पेरियोडिकल, तो ये इसी की जमरे में आता है, ये जर्नल्स को ही कहा जाता है या पेरियोडिकल्स को ही कहा जाता है। और इसके बाद मेमोरीज आती है, इसके अंदर जी एनुअल्स आते हैं, जर्नल्स आते हैं और न्यूज पेपर आते हैं। जिनको याद रखिएगा, जो सीरियल्स जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि जो मुनासिब वक्फा के बाद शाया हो और उसके अंदर टाइम फ्रेम दिया हो, टाइम मखसूस हो कि इतने दिनों के बाद कोई ना कोई चीज छपनी है या कोई ना कोई चीज मार्केट के अंदर आनी है, तो इसको कहा जाता है सीरियल। और इसकी अगर तीसरी हम शक्ल की बात करें, तीसरी टाइप्स के ऊपर जाए, तो ये है जी गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशन, कि जो गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत चीजें होती हैं या इंफॉर्मेशन होती है वो छपती है, प्रिंट होती है। गवर्नमेंट के जो इदारे हैं दुनिया के अंदर, मुख्तलिफ इदारे मौजूद है, वो अपने अपने सीरियल्स भी इसको शाया करते हैं, प्रोसीडिंग्स भी शाया करते हैं। इसके बाद कॉन्फ्रेंस जो है वो भी शाया करते हैं, कमीशन जो होता है उसकी रिपोर्ट्स जो होती है वो भी होते हैं, कमेटी रिपोर्ट्स वगैरह, वो सारी की सारी, यानी कि जो गवर्नमेंट की सतह, चाहे कोई रिपोर्ट हो, कोई थीसिस हो, कोई और कोई चीज हो, वो सारी की सारी गवर्नमेंट के पब्लिकेशन के ज़मरे में आएगी और इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशन। जी ये तो था प्रिंटेड मटेरियल का। अब हम चलते हैं जी नॉन प्रिंटेड मटेरियल की तरफ, के नॉन प्रिंटेड मटेरियल क्या होता है। नॉन प्रिंटेड मटेरियल का मतलब है कि जिसके अंदर हम अभी ये आपने कलेक्शन डेवलपमेंट देखी, प्रिंटेड मटेरियल को देखा, तो चलें पहले माइक्रो मटेरियल्स की बात करते हैं। माइक्रोफॉर्म मटेरियल्स क्या होता है। माइक्रोफॉर्म जो मटेरियल होता है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि माइक्रोफॉर्म्स होती हैं, माइक्रोफिश होती है, माइक्रो ओपेक्स होते हैं, स्लाइड्स होती हैं और ट्रांसपेरेंसी होती है। और इन चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ।
और आपको ये इनके बारे में मालूम भी होना चाहिए कि माइक्रोफॉर्म किसी भी चीज की जो है बिल्कुल मुख्तसर सी शक्ल का नाम है। माइक्रोफिश के बारे में भी आपको यकीन नहीं है इसके तौर पे इसको पता होगा। ये अगर आप इसकी बात करें माइक्रो फॉर्म्स की, तो ये लाइब्रेरी के अंदर बड़ी एक अपने दौर के अंदर एक जदीद चीज थी और आज भी इसकी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। जैसे लाइब्रेरियों की कलेक्शन में बहुत ज्यादा इजाफा होता जाता है, इसी तरह जो माइक्रो फॉर्म्स है या माइक्रोफिश है, ये लाइब्रेरियों की जो स्टोरेज है उस कैपेसिटी को बचाने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करती है। माइक्रो पैक्स है, स्लाइड्स हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी का एक जिक्र हुआ। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, कि इसको क्या कहते हैं? क्या आप लोगों को पता है ट्रांसपेरेंसी का जो लाइब्रेरी में इस्तेमाल होती है इसे क्या कहते हैं? प्लीज ट्रांसपेरेंसी के बारे में मुझे अपना कंसेप्ट दीजिएगा। नहीं पता? ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए, ये भी एक लाइब्रेरी का मटेरियल होता है, ट्रांसपेरेंसी। था तो मुझे अगर म्यूट करना पड़ा। अच्छा, तो ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? ट्रांसपेरेंसी अमूमी तौर पे अगर आपने कहीं रेगुलर अगर आप जाएंगे तो यकीनी तौर पे आपको वहाँ पे कुछ ऐसे हमारे जो टीचर्स होते हैं, मोस्ट सीनियर टीचर्स होते हैं, जिनको वो क्या होता है कि जो आपका वो होता है ना, वाइट बोर्ड होता है, वो यूज बेचारे एज ज्यादा होती है या खड़े नहीं हो सकते या लिखने में उनको कुछ दिक्कत पेश आती है, तो वो ट्रांसपेरेंसी को यूज करते हैं अपने लेक्चर के लिए। और लाइब्रेरी के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है, ये बड़ी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बड़ा अहमियत की हामिल होती है या अहमियत रखती है अपनी। जो ट्रांसपेरेंसी होती है, बेसिकली आपने अगर एक्सरे शीट देखी हो, जो हम जिसमें एक्सरे वो होता है बिल्कुल यानी कि शीशे टाइप एक होती है, प्लास्टिक की शीट होती है जिसको आप दोनों अतराफ से देख सकते हैं। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी होती है, सेम उसी तरह की एक शीट होती है, जैसे नाम से ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल शीशे की तरह साफ वाजिया। तो उसके ऊपर अपने लेक्चर लिखे जाते हैं, उसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन लिखी जाती है और उसको फिर एक प्रोजेक्टर की मदद से या एक स्क्रीन की मदद से, एक ब्लैंक जो या जैसे आपने देखा फोटो कॉपी की मशीन होती है, तो उसके ऊपर अगर आप रखते हैं और उसकी जो डिस्प्ले होता है वो सामने दीवार पे या वाल पे कर दिया जाता है, तो उसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंसी के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी होगी वो वैसे ही उस ऑटोमेटेड जरिए से प्रोजेक्टर की मदद से उसको लाइव उसके ऊपर दीवार पे चला दिया जाता है और टीचर बैठे ही साथ उसके ऊपर काम कर रहा होता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी होती है और ये लाइब्रेरियों में मौजूद होती है, लाइब्रेरियों का बल्कि एक अहम जुज समझा जाता है। माइक्रोफिश के बारे में भी आपको यकीनी तौर पे पता होगा कि माइक्रोफिश क्या होती है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को बता भी देता हूँ कि माइक्रोफिश कैसे काम करती है। आपने कभी देखा हो कि आज तो अब तो मॉडर्न एज आ गई, मॉडर्न दौर है, यहाँ पे वो वैसे ही प्रॉब्लम नहीं होते जैसे पहले हुआ करते थे। तो पहले जब पिक्चर हम बनाते थे, कैमरे आपको पता है, वो एक कैमरे हम खरीदा करते थे और उन कैमरों में एक पूरी फिल्म या एक रील डाली जाती थी और उसके मदद से हम अपनी तस्वीरें जो है वो कैप्चर किया करते थे।
अच्छा ठीक है जी, मैं बता देता हूँ, नो इश्यू के ट्रांसपेरेंसी को मैं अगेन कर देता हूँ। तो थोड़ा सा अब इसको हम देख लें, फिर मैं ट्रांसपेरेंसी के ऊपर आता हूँ। मैं माइक्रोफिश के ऊपर हूँ। तो माइक्रोफिश जो होती है, ये जो एक कैमरे के अंदर अगर आपने इसको आसानी के साथ समझा हो, तो जिन लोगों ने आज से तकरीबन कोई 10-15 साल पहले कैमरे यूज किए हो तस्वीर बनाने के लिए, तो उसके अंदर हम एक फिल्म, एक रील डालते थे, और उसमें मुझे तो याद है कि 30 की वो जो 30 जो पिक्चर्स होती थी वो निकलती थी। और कोई कभी कभी ऐसा होता था कि 32-33 जो है वो पिक्चर्स भी आए, और हम बड़े खुश होते थे कि यार वाह, इस रील के अंदर 33 जो है वो पिक्चर्स आ गई हैं, क्या बात है जी, जबरदस्त। तो जब हम उस पिक्चर्स को उसके अंदर तस्वीरें बनाते थे, एक एक करके तस्वीरें जब उसके ऊपर कंप्लीट हो जाती थी, उसके बाद जब हम उस तस्वीरों को प्रिंट करवाने जाते थे, तो जहां से प्रिंट करवाते थे वो तस्वीरें भी हमें देता था, और साथ उसके नेगेटिव भी हमें देते थे, जिसको हम नेगेटिव कहते हैं। वो जो नेगेटिव है, वो दरअसल एक तरह के माइक्रोफिश के जरिए वो होते वैसे नहीं है। ये याद रखिएगा, ये ना कहें कि फिर जी सर ने तो वो ऐसे कह दिया था कि जी वो तो ऐसे होंगे, ऐसे नहीं। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी है कि वो वैसे माइक्रोफिश होते थे, उस तरह के। और लाइब्रेरियों के अंदर क्या होता है कि ऐसे ही नेगेटिव होते हैं, और वो किसी भी चीज के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। ये जैसे मैंने बताया था कि कार्ड का जो साइज होता है लाइब्रेरी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, 3x5 इंच का होता है। तो इतने ही कार्ड के ऊपर तकरीबन 12 जो है वो नेगेटिव आप लगा दें उस साइज के, तो आप इसको समझे कि बाद में कि वो माइक्रोफिश। और उसको फिर जो ये माइक्रोफिश होती है, इसको डायरेक्ट आप आंखों से नहीं पढ़ सकते। इसके लिए किसी प्रोजेक्टर की, किसी रीडर की जरूरत पड़ती है। जो माइक्रोफिश रीडर होते हैं, उनकी मदद से आप इनको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसको वैसे हाथ में लेके बैठे रहें, तो सिर्फ आपको ये वो एक तरह की खाके नजर आएंगे, या उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो कभी नजर नहीं आएगा। जब तक कि आप उसके लिए कोई माइक्रो रीडर या रीडर माइक्रोफिश रीडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी, ये माइक्रोफिश क्लियर हो गया। जी, तो माइक्रोफिश क्लियर करने के बाद किसी ने पूछा था कि ट्रांसपेरेंसी के बारे में समझिए। देखिए, जो ट्रांसपेरेंट होता है या ट्रांसपेरेंसी, अब इसके नाम के ऊपर गौर करें तो ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल साफ शफाफ। ये एक प्लास्टिक की ऐसी शीट होती है जो बिल्कुल आपके जो एक्सरे, आप कोई बीमार होता है हमारा अजीज, या हम जाके एक्सरे करवाते हैं, और उसकी जो एक शीट मिलती है। या दूसरी एग्जांपल आप इसकी ये ले लें कि आजकल जो बुक्स की बाइंडिंग है, वो एक्सरे बाइंडिंग भी आई हुई है। एक्सरे बाइंडिंग आपने देखी हो तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी होती है। अगर वो उसको किताब के ऊपर उसको लगाया जाए, तो अंदर जो किताब के अंदर जो इंफॉर्मेशन फ्रंट पेज के ऊपर लिखी होती है, वो उस कवर के बाहर से नजर आती है। इसी तरह जो हमारे लाइब्रेरियों के अंदर, या जो हमारे सीनियर्स लोग हैं या पहले लोग क्या करते थे कि ऐसी ही शीट्स के ऊपर रख के, आप तो देखे ना, आप मार्केट के अंदर हम जो लेक्चर देते हैं, वो प्रोजेक्टर की मदद से देते हैं कि हमने एक लेक्चर अपना तैयार किया, उसको पीपीटी के अंदर या डॉक्स के अंदर या पीडीएफ के अंदर तैयार किया, और उसको यूएसबी में रख के किसी प्रोजेक्टर के साथ लगा के, किसी लाइब्रेरी में या किसी लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके, हम प्रोजेक्टर की मदद से उसको दीवार के ऊपर दिखा देते हैं, स्लाइड के ऊपर दिखा देते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले ये प्रोजेक्टर आने से पहले, या उससे भी पहले, जब ये यूएसबी वगैरह नहीं थी, उस वक्त क्या किया जाता था कि लोग क्या, एक इसी तरह एक्सरे की एक शीट, आप इसको समझ लें, तो उस शीट के ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन लिखा करते थे, जो भी लेक्चर है। अगर मसलन एक लेक्चर उसने देना, तो उसने 10 शीटें बनाई हैं, या 20 बनाई हैं, या 15 बनाई, जितनी भी बनाई हैं, उसको क्या कर, उनके ऊपर लिख कर बिल्कुल, क्योंकि वो वाइट एक तरफ से अगर वो देखते हैं, तो दूसरी तरफ से उसको वो नजर आती है। एक तरफ लिखा हुआ चीज, दूसरी तरफ वो नजर आता है। तो उन चीजों को वो क्या करते थे कि उस ट्रांसपेरेंसी को, या उस ट्रांसपेरेंट कार्ड को वो एक प्रोजेक्टर की मदद से उसके ऊपर रख देते थे।
और फिर उसको कनेक्ट करते थे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ, और वो फिर वहां से उठा के एक लेंस के जरिए, कैमरे के जरिए उसको दीवार के साथ या दीवार के ऊपर या कहीं पे भी जहाँ पे आप फोकस करना चाहते हैं वहां पे उसको लगा देते थे। और जो उसके ऊपर शीट के ऊपर लिखा होता था वो फिर सामने दीवार के ऊपर शो हो जाता था। और इसलिए इसको फिर ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है या ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है? तीसरी टाइप है जी मिसलिनियस, जो मटेरियल लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होता है। उसमें क्या होता है जी, चार्ट होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, ग्लोब होते हैं, मॉडल्स होते हैं, ये सारी की सारी उसके अंदर चीजें शामिल होती हैं। अच्छा, इसके बाद आता है जी नॉन प्रिंटेड मटेरियल। नॉन प्रिंटेड मटेरियल को हमने फिर आगे दो कैटेगरीज के अंदर तकसीम किया। नॉन प्रिंटेड मटेरियल को, एक है जी ऑडियो वीडियो मटेरियल और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। ऑडियो वीडियो मटेरियल और इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। अच्छा, सबसे पहले अगर हम ऑडियो वीडियो मटेरियल की बात करें तो इसके अंदर फोन डिस्क आ जाती हैं जी, फोनोग्राफ्स आ जाते हैं, मैग्नेटिक टेप्स आ जाती हैं, ऑडियो कैसेट आ जाती है, वीडियो टेप्स आ जाती हैं, वीडियो जो है वो डिस्क आ जाती है, फिल्म स्ट्रिप आ जाती है। तो ये क्या है जी, ऑडियो वीडियो मटेरियल, एवी मटेरियल एप्लीकेशन, इसकी एब्रीविएशन यूज की जाती है एवी के नाम। अच्छा, इसके अंदर आप यहाँ पे याद रखिएगा कि हम इसके अंदर बहुत सारी चीजें दीगर भी शामिल कर सकते हैं। ये नहीं है कि ऑडियो वीडियो मटेरियल के अंदर जो चीजें यहाँ पे धीरे से हुई जाएंगी। इसके अंदर आप देखो ना कि अगर हमने कोई वीडियो बनानी है तो उसको भी सीडी या डीवीडी के ऊपर मुंतकिल करके रख लेते हैं, उसको मेमोरी कार्ड के ऊपर रख देते हैं, उसके लिए हम यूएसबी यूज करते हैं। और उसके अंदर मजीद अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज हैं वो आ गई हैं स्टोरेज के हवाले से, तो हम उनको उसके ऊपर सेव करते हैं। तो ये सारी की सारी क्या है, आपके ऑडियो वीडियो मटेरियल के ज़मरे में आती है, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को वो तस्वीरी सूरत में हो, वो मोशन पिक्चर की सूरत में हो, या वो सिर्फ और सिर्फ हम आवाज MP3 के तौर में हम उसको सुन सकते हो, तो वो हमें अच्छा, तो वो क्या है जी कि क्या बात कर रहा था, हाँ, जो MP3 हमारे ऑडियो, अगर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ऑडियो हमारे पास मौजूद होती है। देखिए, आज भी आप मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर 6 सितंबर होता है, या 14 अगस्त होता है, 25 दिसंबर होता है, तो कायदे आजम की मुख्तलिफ स्पीचें आप सुनते हैं, टीवी के ऊपर वो चल रही होती हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वो चल रही होती है। वो बेसिकली कहाँ से आती है, वो वहां से आती है जहाँ पे वो स्टोर होती है हमारी लाइब्रेरी के अंदर। जो हमारा आर्काइव डिपार्टमेंट है, नेशनल डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव है, तो वहां से वो उठाते हैं, वहां से वो इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसको वो चला देते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो ऑडियो वीडियो मटेरियल है, ये भी हमारे पास लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं पे मौजूद होता है। ठीक है जी, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा इसका है नॉन प्रिंट मटीरियल मीडिया के बारे में, वो है जी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस। ये इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज हमारे पास हमारी लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन से होते हैं। अच्छा, ये मैं ना इसके अंदर आप देखिए, तो मैं ये जूम करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि हर टॉपिक को क्लियरली आप यहाँ पे भी देख सके। तो अगर आप ये जूम करने का आपको वो अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट पूरी स्लाइड के साथ ही इसको आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक जो रिसोर्सेज है, इसके अंदर अगर बात करें तो ये CD रोम आ जाते हैं, इसके बाद DVD रोम आ जाते हैं, फ्लॉपी आ जाती है, ई जर्नल्स आ जाते हैं, ई बुक्स आ जाती हैं जी, के ई डेटाबेस, ई थीसिस और ऑनलाइन सोर्सेज आ जाते हैं। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक जराए के अंदर आते हैं। अब अगर जरा आप इनको बैठ के, अगर जब मैं ये स्लाइड को आप देख के जिस स्मार्ट कर रहा हूँ, इसको अपने अपने ओरिजिनल यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो अब यहाँ पे अगर देखिए आप, तो आपको अंदाजा होगा कि ये तमाम का तमाम
अब कितना लाइब्रेरी मटेरियल यहाँ पे मौजूद है, इसमें बहुत सारी चीजें अभी भी हैं जो रह गई हैं, जैसा कि वो है मखतूतात हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह हैं। खैर बहुत सारा मटेरियल ऐसा है जो इसके अंदर अभी भी बाकी है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसको आप अच्छे तरीके से जूम करके भी, ये स्लाइड भी मैं शेयर कर दूंगा। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है क्लियर है। तो हम अगली स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं जी, कि अगली स्लाइड हमें आप क्या बताती है। हाँ जी, कलेक्शन मैनेजमेंट है जी। नेक्स्ट स्लाइड क्या है जी, कलेक्शन मैनेजमेंट। ये कलेक्शन मैनेजमेंट क्या होती है? कलेक्शन मैनेजमेंट के अगर आप देखें तो 5 अब बुनियादी जो है वो पार्ट होते हैं, या 5 इसके मेन काम होते हैं, जिनको हम जरूर कलेक्शन मैनेज करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे पहले लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कलेक्शन डेवलपमेंट, और अब यहाँ पे एक लफ्ज ऐड हुआ है कलेक्शन मैनेजमेंट। अच्छा, आप इसमें से आपको क्या नजर आता है, कलेक्शन मैनेजमेंट और कलेक्शन डेवलपमेंट में क्या फर्क आपको इसमें लग रहा है कि क्या फर्क होगा? अच्छा जी, ठीक है, चलें अब मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ इसको, कि कलेक्शन मैनेजमेंट और कलेक्शन डेवलपमेंट क्या होती है। कलेक्शन जो होती है, डेवलपमेंट सबसे पहले डेवलपमेंट आती है और फिर उसके बाद मैनेजमेंट। ये दोनों लाजम और मलजूम है, दोनों के बगैर कोई भी लाइब्रेरी बेटर परफॉर्म नहीं कर सकती। अगर आपकी कलेक्शन नहीं बढ़ रही, कलेक्शन रुकी हुई है, कलेक्शन जितनी उतनी ही है, तो फिर भी उसका कोई फायदा नहीं। अगर कलेक्शन बढ़ रही है और आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे, तो फिर भी किसी काम की नहीं है। कलेक्शन थोड़ी भी हो, लेकिन उसको मैनेज इस तरीके से किया गया हो कि जो भी उसको देखे तो वो खुश हो जाए कि यार इसका जो मैनेजमेंट है, इसकी जो इंतजामिया है, इस लाइब्रेरी को जो चलाने वाली है, वो बड़ा शानदार और अपने प्रोफेशन के साथ बड़ी मुखलिस है। जैसे आपने देखा होगा ना कि जब कोई हम घर के अंदर कुकिंग करते हैं, या कहीं किसी और कोई एक कुक अगर कोई देग पका रहा होता है चावल की, राइस की, तो उसके अंदर वो पूरी देग खा के चेक नहीं करता, सिर्फ एक में जो है वो दाना उसके ऊपर उठा के उसको चेक करता है, और फिर उससे वो मुतमईन होता है कि बाकी मेरा जितना मटेरियल बना है वो तैयार है, वो अच्छा है, टेस्ट अच्छा है इसका, जायका अच्छा है इसका। तो इसी तरह मैनेजमेंट जो होती है उसका काम ही ऐसे होता है कि उसने अपनी लाइब्रेरी की जो कलेक्शन है उसको इस हद तक शानदार और खूबसूरत अंदाज में अरेंज करना है कि उसमें से अगर एक किताब भी आपने उठानी हो, तो वो भी आपको बर वक्त, फौरी और जरूरत के वक्त आपको मुयसर हो और मिल जाए। ये नहीं हो कि आपकी जो मैनेजमेंट है, जो किताबों की मैनेजमेंट है, वो इस हद तक गड़बड़ हो, इस हद तक मिक्स हो कि आपको उसकी कोई, या बाहर से भी कोई आने वाला है उसको उसकी कुछ समझ ना आए। तो इसका मतलब है कि कलेक्शन आपके पास बहुत ज्यादा पड़ी, लेकिन आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। तो मैनेज करने के लिए भी ये सलाहियतें भी अल्लाह ताला हर किसी के नसीब में नहीं करता। ये सलाहियतें भी किसी किसी के नसीब में आती हैं, कि जो अच्छे मैनेजर बनते हैं, वो चीज़ों के अच्छे मुंतजिम बनते हैं। तो सबसे पहले जी इसके अंदर ये कलेक्शन जो मैनेजमेंट थी, इसका रिसोर्स अलोकेशन जो है, रिसोर्स को हमने एलोकेट करना है, रिसोर्स की हमने जो एलोकेशन है उसको मुकम्मल बनाना है, उसको फाइनल करना है, फाइनल मनाहिज के ऊपर लेके जाना है, और उसको खरीदना है, मार्केट से लेके आना है, अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा बनाना है। तो ये कलेक्शन मैनेजमेंट का पहला जो स्टेप है कि क्या है कि आपके पास कलेक्शन मौजूद होनी चाहिए, आपने कलेक्शन खरीद के अपने पास रखनी। जब आपके पास कलेक्शन होगी, तो फिर हम उसको टेक्निकल प्रोसीजर से गुजारते हैं। टेक्निकल प्रोसीजर क्या होता है लाइब्रेरी के अंदर, बल्कि एक पूरी लाइब्रेरी के अंदर एक टेक्निकल सेक्शन मौजूद होता है।
उस टेक्निकल सेक्शन जो है वो ये सारा काम किसी भी किताब को टेक्निकल प्रोसेस से गुजारता है। तो टेक्निकल सेक्शन के अंदर आपके कौन कौन से काम अंजाम दिए जाते हैं, प्लीज मेरे साथ भी आप डिस्कस करें ये, ताकि ये बार बार मैं आपकी तरफ इसलिए आता हूँ कि मुझे पता चले कि आप मौजूद हैं या नहीं है, और आप किस हद तक उसको सीख रहे हैं, और आप किस हद तक उसको उसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो ये टेक्निकल सेक्शन क्या होता है लाइब्रेरी के अंदर, और ये कौन सी वहाँ पे टेक्निकल सेक्शन में कौन से काम सर अंजाम दिए जाते हैं? जाती है उसके बाद उसको बिल अदा करने के बाद, जब एक्विजिशन किताबों का बिल अदा कर देती है, किताबों की पेमेंट जो है वो पे कर देती है, उसके बाद एक्विजिशन शुबा जो होता है वो किताबें जितनी भी खरीदी गई हैं उस सीजन के अंदर, वो सारी की सारी जो किताबें हैं वो उठा के वो टेक्निकल सेक्शन को भेज दी जाती है। अब टेक्निकल सेक्शन जो होता है ये बहुत बड़ा सेक्शन होता है, जो किसी किताब को यूजर के काबिल बनाता है, उसकी रसाई रसाई के काबिल बनाता है, तो वो टेक्निकल सेक्शन होता है। टेक्निकल सेक्शन इंतहाई अहमियत का हामिल होता है किसी भी लाइब्रेरी के अंदर। अच्छा, टेक्निकल सेक्शन जब आप किताबें एक्विजिशन से रिसीव करता है तो सबसे पहला काम क्या करता है उसके ऊपर? सबसे पहला काम उसको वो करता है कि जो किताबें ओरिएंटल सेक्शन के हवाले करनी है वो उधर कर देता है। ओरिएंटल सेक्शन का मतलब होता है कि अगर जो कैटलॉगर है या क्लासीफायर है वो किसी ऐसी जुबान के अंदर किताब आ गई जिनको वो नहीं जानता, तो वो किताब जो है वो ओरिएंटल सेक्शन के अंदर दे दी जाती है। ओरिएंटल सेक्शन के जो सरबरा होते हैं, उसके अंदर जो स्टाफ बैठा होता है, वो मुख्तलिफ दीगर जो एशियाई ज़बानें हैं उनके बारे में उसको मालूम होता है, उनकी वो ट्रांसलेशन करता है और बताता है कि ये किस टॉपिक के मुतालिक किताब है, ये जो भी उसकी इंफॉर्मेशन होती है वो उठा के दे देता है। उसके बाद क्या होता है कि टेक्निकल सेक्शन के अंदर कैटलॉगिंग, टेक्निकल सेक्शन के अंदर होती है क्लासिफिकेशन, टेक्निकल सेक्शन के अंदर होती है। सबसे पहले तो इस किताब की क्लासिफिकेशन की जाती है कि ये किस किस सब्जेक्ट की किताबें हैं, क्लासिफिकेशन नंबर दिए जाते हैं, उसके साथ साथ कटर नंबर उसके ऊपर लगा दिए जाते हैं। लगाने के बाद फिर जो नेक्स्ट फेज के अंदर किताब जाती है वो कैटलॉगर के पास जाती है। अब कैटलॉगर क्या करता है कि उस क्लासिफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए उन किताबों के कैटलॉग बनाता है, टेक्निकल प्रोसेस करता है। कैटलॉगिंग के बाद किताब अगले एक जो दीगर स्टाफ बैठा उसके पास जाती है, वहां पे उनकी लेबलिंग होती है, स्पाइन लेबल उनके ऊपर लगाए जाते हैं। जितने भी उसकी पुष्ट के ऊपर स्पाइन लेबल होते हैं वो लगाए जाते हैं। उनके कार्ड जो होते हैं, कैटलॉग कार्ड्स, वो मुरतब किए जाते हैं, वो तैयार किए जाते हैं। याद रखिएगा कि हर किताब के जो आम प्रैक्टिस है, 3 कार्ड बनाए जाते हैं। एक टाइटल कार्ड होता है, ऑथर कार्ड होता है, और एक सब्जेक्ट कार्ड होता है। तो वो जो चीजें होती हैं, ये कैटलॉगिंग स्पाइन लेबलिंग करने के बाद अब वो किताब को फाइनल बिल्कुल रेडी या तैयार कर लेता है, और उसके बाद किताब को आगे स्टैक एरिया के अंदर भेज दिया जाता है। अब फिर वो यहाँ पे बात आ जाएगी कि मैं स्टैक एरिया की बात करूंगा तो उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। स्टैक एरिया वो जगह होती है जहाँ पे अलमारियां पड़ी होती है और अलमारियों के अंदर किताबें पड़ी होती है, उस एरिया को स्टैक एरिया कहा जाता है। इसके बारे में भी मैं डिटेल से तो बात कर सकता हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो आगे हम बढ़ते हैं। जब टेक्निकल किताब यहाँ से निकलती है तो वो जब शेल्फ तक चली जाती है, तो शेल्फ के ऊपर किताब पहुंचने के बाद इसको प्रिजर्व या स्टोरेज किया जाता है। यानी कि अब वो किताब जो है वो लाइब्रेरी के स्टोर का हिस्सा बन गई, लाइब्रेरी की जो स्टोरेज है लाइब्रेरी के रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई। तो अब वहां पे वो किताब लाइब्रेरी की अलमारियों के ऊपर जाके स्टैक एरिया के अंदर उसको महफूज कर लिया जाता है हमेशा के लिए, और किताब फिर हमेशा उसी स्टैक एरिया के अंदर ही रहती है, उससे बाहर नहीं जाती।
सिर्फ चंद दिन के लिए वहां से निकलेगी, जब यूजर उसको पढ़ना चाहेगा, पढ़ने के बाद फिर उसको वापस कर दिया जाता है। इसके बाद देखिए तो अगला जो स्टेप होता है, जब कलेक्शन यहाँ तक पहुंच जाती है, स्टोर हो जाती है, स्टोरेज के अंदर आ जाती है, तो उसके बाद अब जो है हम रीडिंग करते हैं या राइट ऑफ करते हैं या डिस्कार्डिंग करते हैं। वो सूरत में करेंगे कि जब हमारे पास पहले से किताबें लाइब्रेरी में मौजूद है, उसकी जगह पे नई किताबें आ गई और आगे हमें जो है ना वो स्पेस नहीं मिल रही, तो ऐसी सूरत के अंदर जाके हम उसको फिर रीड करते हैं या राइट ऑफ करते हैं। इसके बाद जो आखिरी स्टेप होगा वो होगा मॉनिटरिंग का। और मॉनिटरिंग जो होती है वो जरूरी होती है। अब घर के अंदर भी हम अपने छोटे बहन भाइयों के ऊपर नजर रखते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, हमारे पेरेंट्स हम के ऊपर नजर रखते हैं, हमारी मॉनिटरिंग करते हैं। सेम इसी तरह लाइब्रेरी के अंदर भी मौजूद जो किताबें होती हैं उनको मॉनिटर किया जाता है, उनको देखा जाता है कि कौन सी किताब फट गई है, कौन सी किताब खराब हो गई है, कौन सी किताब चोरी हो गई थी, कौन सी किताब इशू हुई लेकिन अभी तक वापस नहीं आई, कौन सा स्टाफ कहाँ पे लगाना है, किस किताब को गलत जगह पे कोई किताब पड़ी तो उसको उठा के उसके असल मकाम के ऊपर रख रहा है। ये तमाम काम जो है वो कलेक्शन मैनेजमेंट के जमरे में आते हैं। यानी कि कलेक्शन मैनेजमेंट क्या है, उसने टेक्निकल प्रोसेस भी करना है, उसने इसको सारे सामान को खरीदना भी है, रीडिंग मटेरियल को खरीदना भी है, प्रिजर्व भी करना है, और नए आने वाले मवाद को जगह देने के लिए उसकी रीडिंग भी करनी है, और उसको मुसलसल जो है वो मॉनिटर भी करते रहना। अगली है जी स्टोरेज ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल। क्या होता है? द एक्शन या द एक्शन ऑफ अ मेथड स्टोर समथिंग फ्यूचर यूज। क्या लाइब्रेरी के अंदर हमेशा एक ऐसा काम किया जाता है कि इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है उसको मुस्तकबिल में इस्तेमाल करने के लिए। जब हम मुस्तकबिल में किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो ये इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं तो हाल के अंदर हम उसको महफूज करते हैं। स्पेस अवेलेबल फॉर स्टोरिंग समथिंग इन प्रैक्टिसेस allocates a space in a warehouse। हमेशा याद, जैसे हमने ये कल भी एक अच्छा खासा इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था, ये डिटेल में हमने बात की थी कि हम हमेशा लाइब्रेरी से जो मटेरियल आता है वो निकलने के लिए नहीं आता, उसको हमेशा लाइब्रेरी में महफूज किया जाता है, ये महफूज समझा जाता है, ये महफूज रखा जाता है। ये कोई घर या कोई दुकान नहीं होती जहाँ पे हम ज्यादा अरसे तक किसी इंफॉर्मेशन को किताब की सूरत में महफूज नहीं कर सकते, बल्कि लाइब्रेरी के अंदर जितनी किताब पुरानी होती जाती है उतनी ही उसकी कीमत, उसकी कदर और वो रेयर होती जाती है। यही वजह है कि बहुत औकात ऐसा मटेरियल भी हमारे पास मौजूद होता है जिसकी हमें मजीद ज़रूरत नहीं होती, उस कम्युनिटी की जरूरत नहीं होती, तो फिर ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए हम अपने स्टोरेज से उस मटेरियल को निकालते हैं। इसको कहा जाता है डिस्कार्डिंग या वीडिंग। अच्छा जी, अब क्या है जी, ट्रेंड्स जो चल रहे हैं मौजूदा दौर के अंदर इन कलेक्शन स्टोरेज के अंदर वो कौन कौन से हैं, तो अब उस उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी कि न्यू बिल्डिंग्स। कलेक्शन जो स्टोर है उसको स्टोर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक अपनी नई बिल्डिंग्स की तामीर करनी है, जिसमें उस बिल्डिंग की थी बाज़ औक़ात हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा अलमिया जो है वो ये है कि हमारे जो होते आर्किटेक्चर होते हैं या कोई बिल्डिंग बनाई जा रही है तो उस वक्त उसको सिर्फ और सिर्फ ऐसे बस वक्ती अहमियत के पेश नज़र उनको बनाया जाता है, तो उनको हम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लेते। कि अगर अगर आप कहीं पे भी कोई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, चलो ठीक है, इनिशियली तौर पे अगर कोई आप लाइब्रेरी की बिल्डिंग एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो आप इस सूरत में ना करें उसको कि अगर आज आपके पास 5,000 किताबें हैं तो आप उस हिसाब से उसको बनाएंगे, नहीं। आप उसको उसकी बिल्डिंग को तैयार करने के लिए आप माइंड में रखें कि 100 साल प्लान हो, 200 साल प्लान हो, उस हिसाब से आप अंदाजा लगाएं कि 200 साल बाद या 100 साल बाद आपके पास इस लाइब्रेरी के अंदर कितनी किताबें हो जाएंगी। जब ये अंदाजा आपके सामने आएगा तो फिर उस वक्त आप क्या करेंगे, उस बिल्डिंग को इस हद तक वसी करेंगे कि जितनी उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन जखीरा हो सके या कलेक्शन स्टोर हो सके।
तो बिल्डिंग जो होती है, ये सबसे बड़ा अहम सबसे पहला नुकता है कि अगर बिल्डिंग आपके पास अच्छी है, बिल्डिंग वसी है, तो यकीनी तौर पे आपकी जो कलेक्शन है उसको ज्यादा से ज्यादा स्टोर किया जा सकता है और उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, अल्टरनेटिव स्टोरेज सॉल्यूशन। आज मौजूदा दौर के अंदर बहुत से अल्टरनेट स्टोरेज आ गए हैं। सिस्टम्स मौजूद है लाइब्रेरी के अंदर, लाइब्रेरी से बाहर भी मौजूद है। पहले तो क्या था, सिर्फ एक ही सिस्टम था कि हमने किताबों को या इससे पहले भी अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ किताबों की सूरत में थी। इंफॉर्मेशन को किताबों में महफूज किया जाता था और किताब ये एक वाहिद जरिया थी जो लाइब्रेरियों का हिस्सा थी। और किताबों को संभालने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो स्टोरेज के लिए टूल यूज होते थे वो अलमारियां होती थी। हम सिर्फ और सिर्फ अलमारियों के अंदर इंफॉर्मेशन को, उन किताबों को स्टोर करते थे। तो हम, जैसा कि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी ने तकरीबन पूरी दुनिया को अपने शहर के अंदर जकड़ रखा है। कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई औरत इसके शहर से बाहर नहीं निकल पा रहे और हर फर्द मुआशरे का टेक्नोलॉजी के शहर में जकड़ा हुआ है। तो ऐसे इस अंदाज के अंदर या इस दौर के अंदर जो पहले मालूमात सिर्फ किताब की सूरत में हुआ करती थी, आज वो मालूमात हमें बहुत सारे मुख्तलिफ स्टोरेज या बहुत सारे मुख्तलिफ सिस्टम्स के ऊपर हमें मिलती है। अब देखिए, पहले जो इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ हम अलमारियों के ऊपर महफूज करते थे और जब कैटलॉग बनाया जाता था तो वो कार्ड्स के ऊपर महफूज होता था। अब उसकी जगह कंप्यूटर ने ले ली। अब आप जितनी किताबें, फर्ज करें आप एक 2 लाख किताबें आपके लाइब्रेरी में मौजूद है और उसके लिए आप देखें कितनी आपको बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ती है या कितनी आपके पास उसके लिए स्टोरेज कैपेसिटी होती है, कितना स्टाफ काम कर रहा होता है, कितना उसके ऊपर एक्सपेंसिव या खर्चा हो रहा होता है। इसके बरक्स 2 लाख जो किताबें हैं, आप इसको एक छोटी सी, एक मुट्ठी में बंद होने वाली जो डिवाइस है उसके अंदर इनको पीडीएफ की सूरत में महफूज कर सकते हैं, इनको मेमोरी कार्ड के अंदर महफूज कर सकते हैं, जो बिल्कुल मामूली सा छोटा सा होता है। अब देखिए, ये एडवांस जो है अल्टरनेटिव और स्टोरेज सॉल्यूशन है जिनकी तरफ अब लाइब्रेरियां जा रही हैं कि वो अपने डाटा को, अपने बुक्स को महफूज करती है। और यही वजह है कि अल्टरनेटिव स्टोरेज होने की वजह से अब जो मैनुअल सिस्टम्स हैं, मैनुअल लाइब्रेरियां हैं, उनकी जगह पे अब वर्चुअल लाइब्रेरियां आ गई हैं, हाइब्रिड लाइब्रेरियां आ गई हैं, डिजिटल लाइब्रेरियां बन रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स लाइब्रेरियां बनने जा रही हैं, बनती मुसलसल बन रही हैं, ताकि जो स्टोरेज का इशू है उससे हमें निकला जाए, उससे हमें छुटकारा हासिल मिल जाए। और उसमें किसी हद तक तमाम लाइब्रेरियां दुनिया भर की वो कामयाबी हो रही हैं। हाँ जी, ओके। जहाँ तक बताइएगा बेटा, सब क्लियर जा रहा है? किसी को कोई आवाम कोई सवाल पूछना हो जी? अगर जहाँ तक क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। राइट ऑफ, ये कल भी हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था कि राइट ऑफ क्या होता है। अ, अब मेरा ख्याल है इसको तो मजीद देखने की जरूरत नहीं है। कल ही हमने इसको बड़ी डिटेल के अंदर मैंने राइट ऑफ के बारे में आपको बता दिया था। राइट ऑफ पॉलिसी के बारे में भी हमने कल डिस्कस किया था और मैंने एचईसी की जो पॉलिसी है उसको आपके साथ शेयर किया था। अच्छा, पर्पस और जो एडवांटेज होते हैं रीडिंग के या राइट ऑफ के, वो क्या होते हैं वो जानने जरूरी है। तो चलिए इस स्लाइड के अंदर मैं आपको जो रीडिंग है या राइटिंग, राइट ऑफ करने के एडवांटेजेस हैं या फायदे हैं उनके, वो कौन कौन से होते हैं वो आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसकी मदद से आप राइट ऑफ करते हैं या आप रीडिंग करने जा रहे हैं तो आपका सबसे ज्यादा जो पहला बेनिफिट होता है कि आपका जो लाइब्रेरी का मटेरियल है वो अप टू डेट रहता है। जो चीजें नहीं आती हैं वो आप अपने यूजर तक पहुंचा देते हैं और यूजर भी ये जानना चाहता है और वो खुश होता है
कि जिस लाइब्रेरी का वो मेंबर है उसके पास लेटेस्ट और जदीद जो है इंफॉर्मेशन वो मौजूद है। इसके बाद है जी कि सर्कुलेशन मुसलसल होती रहती है, सर्कुलेशन करने में आसानी होती है। अगर आपके पास रीडिंग राइट ऑफ आपने किया है या रीडिंग के अमल से आपको सर्कुलेशन कैसे आसान होगी कि सिंपल अगर कोई यूजर डायरेक्ट एक्सेस है उसकी लाइब्रेरी तक, किताबों तक, तो लाइब्रेरी के अंदर जाके लाइब्रेरी में जो किताबें पढ़ी हैं उनको डायरेक्ट देख के और उसको वहां से उठा सकता है, किताब को पढ़ सकता है, पढ़ने के बाद दोबारा उसको रख सकता है। ताहम अगर ऐसा ना हो तो किताबें इतनी बेहंगम पड़ी हों कि यूजर को जो एक किताब वो ढूंढना चाह रहा है उसको दूसरी किताबों ने घेर रखा है और उस तक उसकी रसाई नहीं हो पा रही, और जो अनरेलिवेंट मटेरियल पड़ा है लाइब्रेरी के अंदर उसकी भरमार है, और जो उसके अंदर सीधा सीधा खसूसियत का अमल मटेरियल है वो यूजर तक नहीं पहुंच रहा। इसके बाद जी इसका जो नेक्स्ट फायदा है कि वो टाइम बचाता है, सेव द टाइम, क्रिएट स्पेस फॉर द न्यू अराइवल्स, कि नई जो किताबें आने वाली हैं उनके लिए जगह बन जाती है रीडिंग करने के लिए, और हमारा कारी का और स्टाफ का दोनों का वक्त काफी हद तक बचता है। रिड्यूस क्राउडिंग, जो आपका शोर शराबा है, इजाफा है, ऐसे ना हो कि दुकान बिल्कुल जनाब भरी पड़ी होती है लेकिन अंदर जाए काम की चीज उसके हवाले से कोई भी नहीं होती। तो इसी तरह ऐसा ना हो कि करोड़ी काम वो जो बेसिक और इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। इनहेंस अपील, ऐसा मटेरियल आपके पास लगेगा रीडिंग करने के बाद या राइट ऑफ करने के बाद कि जो लोगों को खींचेगा, लोग आपके मटेरियल को देख के आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। उस लाइब्रेरी की तरह का मटेरियल अवेलेबल मिलता है या नजर आता है। ये बाकी कुछ पॉइंट है, इनको आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो इसके बाद अब मैं आज आपके साथ कुछ और भी चीजें हैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ या डिस्कस करूंगा। तो ये राइट ऑफ, पहले पहले आपने रीडिंग पढ़ा, तो ये राइट ऑफ के बारे में भी कुछ उसके कंटेंट्स हैं, आप इनको भी देख लीजिएगा। किसी चीज की अगर ना समझ आए तो आप मुझसे राब्ता भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज का इजहार करना भी जरूरी है या मेंशन करना जरूरी है कि अ, ये नहीं होता कि कोई भी आप काम करते हैं और आपको उसके हर्डल या कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। रोजमर्रा जिंदगी के अंदर कोई भी आप काम सर अंजाम दे, उसके लिए आपको किसी न किसी तकलीफ से, किसी न किसी मुश्किल मरहले से गुजरना जरूर पड़ता है। जब आप उस मरहले से गुजर जाते हैं तो उसके बाद जाके फिर आपका जो आपने एफर्ट की होती है या मेहनत की होती है उसका सिला आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो रीडिंग करते हुए या राइट ऑफ करते हुए भी लाइब्रेरियन को या लाइब्रेरियन को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये नहीं होता कि राइट ऑफ या जो रीडिंग करना है वो बड़ा आसान अमल है और इस आसान अमल के साथ बहुत जल्दी या स्पीड के साथ आप इंफॉर्मेशन को आगे स्टोर कर सकते हैं और उसको आगे शेयर कर सकते हैं, बल्कि इसके लिए आपको बहुत सी तकलीफ उठानी पड़ती है, बहुत सी प्रॉब्लम से आपको गुजरना पड़ता है। तो जो मेन इशू होते हैं वो क्या क्या होते हैं जी। सबसे पहला जो राइट ऑफ या रीडिंग करने का अमल है उसको कहा जाता है, और जो इसको प्रॉब्लम हमें बना के देता है या प्रॉब्लम का बायस बनता है वो होता है अल्टरनेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रॉब्लम्स होते हैं या उनका इंटरेस्ट होता है वो नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रॉब्लम होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो हायर अथॉरिटी आपकी होती है वो आपके साथ तावन नहीं करती, आपको सपोर्ट नहीं कर रही होती, और हत्ता कि उसको ये राइट ऑफ या वेटिंग के वेटिंग की जो पॉलिसी है उसके बारे में उसको अवेयरनेस नहीं होती। यही वजह है कि वो इससे खाइफ रहती है और वो इससे अवॉइड करना चाहती
अच्छा, तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है वो आपको आपकी हायर अथॉरिटी की तरफ से फेस करना पड़ता है। इसके बाद जो कमेटी होती है वो भी इसके अंदर प्रॉब्लम, कभी कोई मेंबर नहीं होता, कभी कोई मेंबर नहीं होता, तो ये भी एक तरह का प्रॉब्लम इसके अंदर भी फेस करना पड़ता है। अच्छा, जो दूसरा मेन और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो लेक ऑफ टाइम होता है। टाइम जो वीडिंग करने का अमल है वो इतना आसान नहीं होता। वीडिंग के अमल से गुजरने के लिए आपको आपकी पूरी जो लाइब्रेरी उसकी एक दफा से छांटी करनी पड़ती है, एक दफा से उसको देखना पड़ता है। आपको आपका पूरा कैटलॉग देखना पड़ेगा, आपको आपके पूरे जो इशू रजिस्टर है वो देखने पड़ेंगे, आपको आपका स्टॉक रजिस्टर जिसको एक्सेशन रजिस्टर कहते हैं उसको देखना पड़ेगा। आपको लाइब्रेरी का हर उस रिकॉर्ड को देखना पड़ेगा जहाँ पे आपके लाइब्रेरी के अंदर पड़े हुए मौजूद मवाद की कहीं ना कहीं एंट्री हो, कहीं ना कहीं उसका किसी न किसी रजिस्टर के साथ किसी न किसी और मवाद के साथ लिंक होता है, उसको आपको जरूर देखना पड़ता है। जब आप ऐसा ऐसा करेंगे तो यकीनी तौर पे ये कोई घंटे, 2 घंटे, 1 दिन या 2 दिन का काम नहीं होता, बल्कि ये काफी टाइम लग जाता है। और जब आप प्रॉपर वे के अंदर स्टॉक टेकिंग करते हैं या वीडिंग करना है आपने, तो पहले स्टॉक टेकिंग की जाती है। और जो स्टॉक टेकिंग का अमल होता है वो इतना आसान नहीं होता। वो तकरीबन 3-4 महीने के एक नॉर्मल अगर लाइब्रेरी है जिसमें 25, 15, 20 हज़ार किताबें पड़ी हैं, तो इसके लिए राइट ऑफ करने के लिए, रीडिंग करने के लिए या वहाँ पे जगह बनाने के लिए आपको काफी टाइम दरकार होता है। कम से कम 2-3 महीने आपको चाहिए, जिसके अंदर जाके आप दिन रात एक करके किताबों को स्टॉक टेक करके और उसके बाद जाके फिर रीडिंग करते हैं। इसलिए कहते हैं कि इसके लिए आपको काम जो टाइम है वो बहुत ज्यादा खर्च होता है, टाइम बहुत ज्यादा आपका सर्फ होता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर मोस्टली जो लोग हैं वो ऐसी एक्टिविटी की तरफ जाते ही नहीं और वो स्टॉक टेकिंग करते ही नहीं, और वो कहते हैं छोड़े जी, स्टॉक टेकिंग करके हमें क्या करना है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी वो है जी के फियर ऑफ मिस्टेकिंग अ मिस्टेक। अच्छा, इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपने जब भी कि बाज़ का जो स्टाफ होता है इस राइट ऑफ के अमल को या वेडिंग के अमल को गुजारने के लिए ये जो करने जा रहा है, उसके जहन में ये होता है कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए और मिस्टेक की वजह से मेरी जगह सही ना हो, कहीं मैं मिस्टेकली कोई ऐसी किताब को डिस्कार्ड या राइट ऑफ या वेडिंग में कर दूं जो आगे जाके मेरे लिए परेशानी का सबब बने। तो ये भी एक जो अनजाना सा खौफ होता है लाइब्रेरियन के ऊपर या इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के ऊपर। ये भी एक तरह से राइटिंग या रीडिंग के अमल को इसके अंदर प्रॉब्लम का सबब बनता है या इसको इस अमल से रोकने के लिए एक तरह का बहाना मिलता है। अच्छा, इसके बाद है जी अगला जो पॉइंट है कि वो है जी कि क्या पॉइंट है ये, एब्सेंस ऑफ रीडिंग रूल्स। बाज़ ये बड़ा अहम और वायलेंट पॉइंट है आपके लिए, आप इसको समझे कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो रीडिंग का अमल इस वजह से नहीं करते या राइट ऑफ का अमल इस वजह से नहीं कर पा रहे होते कि उनके पास प्रॉपर कोई इंफॉर्मेशन या प्रॉपर कोई पॉलिसी मौजूद ही नहीं होती, और ना इनको किसी भी मरहले के ऊपर जाके गाइड किया जा सकता है या गाइड किया जाता है कि जनाब राइटिंग राइट ऑफ करने के लिए या रीडिंग के लिए भी कोई ना कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी मौजूद है और आप इस मदद से कर सकते हैं। खास तौर पे स्कूल और कॉलेज लेवल की जो लाइब्रेरियां हैं या जो छोटे छोटे शहरों के अंदर पब्लिक लाइब्रेरियां हैं, सरकारी सतह की, गवर्नमेंट की पब्लिक लाइब्रेरियां, उनके अंदर जो लाइब्रेरियन स्टाफ बैठा होता है वो अमूमी तौर पे नॉन प्रोफेशनल स्टाफ होता है। नॉन प्रोफेशनल स्कूल का आप देखें, स्कूल के अंदर जितने भी लाइब्रेरियन, पहली बात तो है कि मौजूद ही नहीं। जो लाइब्रेरियन मौजूद है 1, 2, 4, बल्कि पूरे पंजाब के अंदर 5-6 लाइब्रेरियन टोटल स्कूल के अंदर काम कर रहे हैं। बाकी जहाँ पे भी लाइब्रेरी या तो वो बंद पड़ी है और या
उनका जो चार्ज होता है वो किसी स्कूल टीचर के पास होता है। कोई प्राइमरी स्कूल टीचर होता है, कोई मिडिल स्कूल टीचर जो है उसको हायर कर लिया जाता है और उसको एक इजाफी चार्ज दे दिया जाता है। और अब उस बंदे को क्या पता, क्योंकि वो प्रोफेशनल सीट के ऊपर नहीं है, वो प्रोफेशनल नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि डिस्कार्ड क्या होता है, उसको पता ही नहीं कि मैंने जो है वो राइट ऑफ कैसे करना है, उसको पता नहीं कि वेडिंग का अमल कैसे होगा। तो कभी भी वो इस अमल की तरफ जाता ही नहीं है। और यही वजह है कि कई साल तक पाकिस्तान की लाइब्रेरियों के अंदर जो राइट ऑफ का कंसेप्ट है या राइट ऑफ किताबों को किया ही नहीं जाता, और ना ही राइट ऑफ किताब वो करते हैं। बस उनको होता है कि शायद अगर किताब यहाँ से मैं राइट ऑफ करूंगा तो कल को जब कोई आके चेक करेगा तो मुझे किताबें शायद अपनी पॉकेट से खरीद के देनी पड़े। तो ये भी एक वजह होती है कि जिस वजह से आप लाइब्रेरी के अंदर जो मटेरियल होता है उसकी रीडिंग का अमल, उसकी राइट ऑफ करने का अमल ज्यादा सुस्त हो जाता है। इसके बाद है जी बजट प्रॉब्लम। यकीनी तौर पे बजट प्रॉब्लम एक अहम प्रॉब्लम है। बजट ही वो वाली चीज है इसको ज्यादा से ज्यादा सेव किया जाता है। किसी लाइब्रेरी के चलने का दरोमदार, उसकी कामयाबी का दरोमदार, माशरे में उसकी इज्जत व वकार का दरोमदार उसके बजट के ऊपर होता है। अगर बजट को पॉजिटिवली यूज किया जाए तो शायद हम कहीं बेहतर रिजल्ट दे सकें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो बजट प्रॉब्लम है ये हर जगह पे भी मौजूद होता है, और यही वजह है कि इस बजट को जो अगर थोड़ा बहुत लाइब्रेरी के पास फंड पड़ा भी होता है तो वो नहीं चाहते कि हम इस फंड को इसकी राइट ऑफ करने के ऊपर सर्फ कर दें या जाया कर दें, बल्कि वो ऐसी सूरत में कोशिश करते हैं कि किसी तरह से ये बात टाल मटोल हो जाए, या जो लेना है चीजें उसके लिए वो बजट को ज्यादा से ज्यादा कम खर्च करे और उसको ज्यादा जो है वो पैसे को बचा ले अपने फ्यूचर प्लानिंग के वाले से ये फ्यूचर को करते हुए। अच्छा, इसके बाद है जी अगला जो पॉइंट है वो स्टाफ प्रॉब्लम का है कि जो स्टाफ का प्रॉब्लम होता है वो भी बड़ा होता है। बाज़ का ट्रेन स्टाफ नहीं होता, अनट्रेन स्टाफ होता है जो वक्त फवक्त आप स्टॉक टेकिंग करें या राइट ऑफ करें उसकी जगह पे आपको जो आपका स्टाफ है उसको समझाने, उसको गाइड करने में उसको वो ज्यादा प्रॉब्लम कर देता है। एक अनट्रेन्ड स्टाफ है जिसको बीडी का या राइट ऑफ का पता ही नहीं है, जब वो करेगा तो यकीनन तौर पर वो ऐसी ऐसी गलतियां करेगा कि उन गलतियों को दूर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम आपका लगेगा, बहुत ज्यादा वक्त आपका खर्च होगा, पैसा खर्च होगा। और ये एक खौफ है, लोग कहते हैं कि जी ट्रेन स्टाफ नहीं है तो इसलिए मैं नहीं करता, या मैं अकेला आदमी हूँ। और स्कूल या कॉलेज लाइब्रेरी के अंदर कोई स्टाफ लाइब्रेरी के पास मौजूद नहीं होता, अकेला एक लाइब्रेरी है जो सारे काम कर होता है। और यही वजह है कि वो इस अमल से नहीं गुजरता कि अगर मैं इस अमल से गुजरूंगा तो लाइब्रेरी भी बंद रहेगी और जो स्टॉक टेकिंग करूंगा उस वक्त कोई लाइब्रेरी में आएगा भी नहीं, और हो सकता है कोई मेरी मदद करे या ना करे। तो ये भी एक मसला होता है जिस वजह से वो अवॉइड करते हैं कि हमने ऐसा नहीं करना, और वो वीडिंग के अमल को गुरेजा रहते हैं, और ये एक बहुत बड़ा बैरियर भी है।